ऐसा नाम जिस पर तमाम भारतीयों को गर्व है और पाकिस्तानियों को डर है। और आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये नापाकिस्तान, नापाक देश किस तरह से तबाह हो रहा है। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। ड्रोन हमले का एक वीडियो जो कि भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से पाकिस्तान को धुआं धुआं किया गया, किस तरह से पाकिस्तान की सेना को ध्वस्त किया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव फुटेज आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं और इसी के साथ पल पल के अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लास्ट की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट, अब ऑफिशियल हैंडल पर पोस्ट की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस देश को ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी के साथ पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत देखी गई। आतंकी संगठन को ये देश अभी भी खुली छूट दे रहा है। आतंकियों को खुली छूट देगा पाकिस्तान। हाफिज सईद को छूट देने की तैयारी है। लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज सईद। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए, ना कोई रास्ता है, ना कोई चारा है, ना समझ आ रहा है क्या करे। तो आतंकियों को ही संरक्षण दे रहा है, आतंकियों का ही समर्थन कर रहा है। तो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जिस पर यह आरोप लगा है कि पहलगाम हमले में लश्कर तैयबा का ही हाथ था, और अब उसे पाकिस्तान की ओर से समर्थन दिया जा रहा है। ये वो पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले कह रहा था कि आतंकी संगठनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने एक दशक तक उनका साथ जरूर दिया, पनाह जरूर दी, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसी के साथ हमारे साथ सतीश मिश्रा जी, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन थे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सतीश जी, पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। स्थिति ये आ गई है कि आतंकी संगठन को ये देश खुला समर्थन दे रहा है, खुली छूट दे रहा है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत। और नई सुबह का नया भारत। और पिछले 12 घंटे में जो भारतीय सेना को अचीवमेंट मिला है, सक्सेस मिली है, उनके करीब करीब 100 ड्रोन और मिसाइल अटैक को हमने नेस्त नाबूद किया। उनके 4 फाइटर जेट को गिराया, जिसमें कि F-16 भी था, जो कि एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना कि बड़ी मछली हमने मारी, वो वाली बात थी। JF-17 को गिराया और एक पायलट को भी अपने कब्जे में किया है। एक्चुअली अगर अब देखा जाए तो 4th जनरेशन F-16 को गिराना इतना आसान नहीं होता है, और इसका असर तो अमेरिका को भी पड़ा होगा, क्योंकि ये अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट है और ऐसा कहा जाता था कि अभेद एयरक्राफ्ट है। इससे आप जाके मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिससे आप जाकर कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं, किसी भी लेवल में स्ट्राइक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि F-16 जो है वो ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। उसको बहुत ज़्यादा वेदर से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी मनूवरिंग करके अपने निशाने को साध के वापस आ सकता है। इस सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट को भारतीय सुरक्षा प्रणाली ने गिराया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी फर्दर इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इसके ऊपर कौन सा रॉकेट या मिसाइल दागी गई थी। वो आएगी तो उससे एक और भी ज़्यादा अच्छी पुष्टि मिलेगी कि हमारा कौन सा सिस्टम है जो F-16 जैसे जहाज़ों के लिए इफ़ेक्टिव है और हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बड़ी ये खबर है, जो कि हमने अभी तक सिर्फ उनका लाहौर का एक HQ-9 सिस्टम, जो कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने न्यूट्रलाइज किया था, नेस्त नाबूद किया था। और अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सवेरे की, उनके जो नॉर्थ के सेक्टर हैं और कोटला से लेके और
सियालाबाद से लेके और डाउन साउथ तक, और कराची जो पोर्ट है वहाँ पे भी जो अटैक हुए हैं, उससे इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। बिल्कुल असर पड़ा है। और सर 10 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या लगता है आपको वार का आगाज होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या इस ऑपरेशन को और बढ़ाया जाएगा, आर या पार की लड़ाई होगी और एंड ऑफ टेररिज्म हम इसे कह सकते हैं? मैडम अभी इतनी जल्दी कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस लेवल में। अभी जो हायर लेवल मीटिंग होगी उसमें पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सिनेरियो अभी क्रिएट हो चुका है, जिसको अभी आप अवॉइड नहीं कर सकते, इस समय आप लोग बोलते हैं संयम से काम लो, इस समय आप संयम से नहीं बल्कि आपको एग्रेशन से ही काम लेना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइट और मीडियम रेंज की इंटेंसिटी ऑफ वॉर चल रहा है ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी हमको छुप छुप के हमारे सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो हमको अपना एग्रेशन जो है वो कायम रखना है और हमको अपनी जो इंटेंसिटी है जो अभी जो है इसको बरकरार रखनी है। और इनको अभी सबसे पहला जो प्रहार है इनका जो नदन सेक्टर में पंजाब के ऊपर जो सरगोदा एयरफोर्स बेस है और इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है उसके पास में, उसको हमको डिस्ट्रॉय करने की आऊंगी आपके पास। और इसी के साथ दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। भारत की पाक पर वाटर स्ट्राइक, सलाल बांध के 3 गेट खोले गए हैं। रियासी में चिनाब नदी का पानी छोड़ा गया है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे आसमान में शोले बरसाने के बाद अब बारी है पानी की। और इसी के साथ पूरा पाकिस्तान पानी पानी हो रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो कह रहा था कि ऐसे कैसे नहीं देगा भारत पानी, अगर भारत पानी नहीं देता है तो खून की नदियां बहेंगे। लेकिन अब ये पाकिस्तान अपने आप को इस पानी से कैसे बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 गेट खोल दिए गए हैं सलाल बांध के। चिनाब नदी का ये पानी जो कि पूरे पाक को किस तरह से पानी पानी कर रहा है, तस्वीर आप देख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सलाल बांध की आप देख रहे हैं, जहां पहले एक गेट खोला गया था, उसके बाद 2 और गेट खोल दिए गए। और उसी के साथ आप देख सकते हैं तेज बहाव में किस तरह से ये पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा था। एक्सक्लूसिव फुटेज बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। सतीश जी के पास जाऊंगी। सतीश जी, जिस तरह से हमने देखा हवा में शोले तो बरसाए गए, लेकिन अब पूरा पाक पानी पानी होने की कगार पर है। ये वही पाक है जो कह रहा था हम खून की नदियां बहाएंगे। मैडम बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है ये जो सलाल डैम है, मुझे जो याद आ रहा है, ये सिंधु रिवर पे ही बना हुआ है। और इसका डायरेक्ट गेट खोलने से हम जो फ्लैश फ्लड वाली सिचुएशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा 50-60 साल पहले ले जाऊंगा, जब वियतनाम अमेरिका का वॉर चल रहा था और जो अमेरिकन जो एयरफोर्स है, ग्राउंड फोर्स है, उनको उतनी सक्सेस नहीं हो रही थी। तो जो वियतनाम के कबीलाई थे और जो ट्राइबल लोग थे जो कि जंगल में जाके छुप जाते थे, उस समय अमेरिका ने वहाँ वेदर मॉडिफिकेशन करके फ्लैश फ्लड्स लाए थे। और उससे जो उनको कैजुअलिटी मिली थी और जो सक्सेस मिली थी, वो एक साल वॉर करने के बाद भी इतने उनके सैनिक या इंस्टॉलेशन तबाह नहीं हुए थे जितना फ्लैश फ्लड से हुआ था। तो ये एक तरह का अलग सा वॉरफेयर है जिसमें आप फ्लैश फ्लड लाके या वेदर मॉडिफिकेशन करके भी किसी कंट्री को आप नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल सर, 1947, 1965, 1971 और 1999 के बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, क्या कुछ कहेंगे सर, आप कैसे देखते हैं इसे?
देखिए मैडम, 1948 में अगर आप देखें तो हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे और उस समय हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। हमको स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद जो ब्रिटिश जनरल थे वो सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनके पास गए थे और उन्होंने पूछा था कि आपका मिलिट्री एक्सपांशन का क्या विचार है और आप क्या चाहते हैं। तो उस समय ये जवाब मिला था कि भाई हमको तो अहिंसा से स्वतंत्रता मिली है, तो अभी हम बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और हम प्रोग्रेस की तरह अपनी ध्यान देना चाहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कबीलाई जो कहा जाता है झूठ में, एक्चुअली वो पाकिस्तान आर्मी ही है, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। उस समय इमरजेंसी में हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि हम अपनी जो ग्राउंड फोर्स है उसको भेज सकें तुरंत। लेकिन सिख रेजिमेंट को उस समय भेजा गया था और वो रेजिमेंट की वीरता की कहानी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, और आपने पहले भी सुना है कि देखा है कि वो बहुत ही वीर लोग होते हैं। इन लोगों ने जाके काफ़ी कुछ न्यूट्रलाइज किया था और फिर युद्ध विराम हुआ था। लेकिन इन सब प्रोसेस में हमने अपना बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया था, जिसको आज भी हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे एक छोटा सा हमको झटका लगा था। उसके बाद 62 वॉर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसमें तो हमने अपने बहुत सारे सैनिक लूज किए थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। यानी उस समय तो ये हालत थी कि हमारी जो 303 राइफल्स हुआ करती थी, तो एक सैनिक एक राइफल लेके आगे चलता था और जब वो मर जाता था तो वही राइफल दूसरा सैनिक उसको उठा के उससे लड़ाई करता था। लेकिन तब भी भारतीय सेना के जवानों ने बड़ी वीरता दिखाई थी और काफ़ी कुछ बड़े बड़े हम लोगों ने पोर्शंस भी अपने डिफेंड किए थे। लेकिन तब भी अरुणाचल प्रदेश का एक काफ़ी बड़ा रीजन जो है वो चाइना के कब्जे में आ गया था और चाउ एन लाई उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे। और करीब करीब 1 से 1.5 साल पहले जब वो इंडिया विजिट किए थे, तब नेहरू जी ने एक नारा भी दिया था, हिंदू चीनी भाई भाई। और जाने के बाद ही उन्होंने हिंदुस्तान पे अटैक किया था, क्योंकि उनको हिंदुस्तान थ्रेट लग रहा था कि इनके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इतनी इनकी अच्छी स्ट्रेंथ है, ये कहीं हमारे ऊपर बाद में थ्रेट ना बन जाए। और आज जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है उसको चाइना अपने एडवांटेज के लिए, उसमें उनका मिलिट्री एडवांटेज भी है और एग्रीकल्चर एडवांटेज भी लेके उसको आज तक यूज कर रहा है। तो ये 62 वॉर का एक शॉर्ट में मैंने आपको ब्रीफ किया। 65 वॉर तो इट वाज अ केक वॉक फॉर इंडिया। अगर आप देखेंगे तो हम तो लाहौर और कराची हर जगह तक चले गए थे और वहाँ से जब सीज फायर हुआ था यूनाइटेड नेशन की रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे हमारे शास्त्री जी उस समय प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। नेहरू जी की अचानक मृत्यु हो गई थी, उसके बाद शास्त्री जी कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। और जब हमारी फौज वापस आई थी उस समय शुरू में तो थोड़ा सा डीमोरलाइज थी फौज, क्योंकि सिख रेजिमेंट जब पहुंची थी तो अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो पंजाब के जो गांव होते हैं, पूरे गांव से लोग जो है वो सेना में भर्ती होते हैं। तो जब वो एक पर्टिकुलर यूनिट में जाते हैं, जैसे आप सिख हैं तो जनरली आप सिख रेजिमेंट या पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन करते हो, तो वहां पे आपको अगर उनकी स्ट्रेंथ 1000 सैनिक की है तो पूरे के पूरे 1000 लोग आपसे रिलेटेड हैं, क्योंकि वो आपके गांव के और आपके आसपास के गांव के लोग ही होते हैं। कोई आपके चाचा का लड़का होता है, कोई मामा का लड़का होता है, कोई आपका साले साइड से होता है कुछ। तो जब हम पहुंच गए थे और वहाँ पे कर्नल सिंह ने तिरंगा झंडा फहरा दिया था लाहौर में, लेकिन उसके बाद जब हमको ऑर्डर मिले कि वापस आना है, तो एक वन ऑफ द सिख जो सिपाही है उसने यही कहा था अपने कमांडिंग ऑफिसर से कि सर यहाँ तक अगर आना था और यहाँ से वापस जाना था तो हमको आपने यहाँ तक लाया क्यों सर। और जब मैं अपनी जर्नी
स्टार्ट किया था अपने देश के लिए और लड़ाई करने के लिए, तो मेरे साथ मेरे भाई और भतीजे, मेरे साले और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो मेरे साथ क्यों नहीं वापस जा रहे हैं। वो बड़ा एक सेंटिमेंटल स्टेटमेंट था जो कि काफ़ी सालों तक बड़ा फेमस रहा, और सीओ के पास, कमांडिंग ऑफिसर के पास उसको जवाब देने के लिए किसी भी तरह का कोई भी आंसर अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना है वो अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कहना मानती है, सुनती है। यही एक ट्रस्ट है सेना और हमारे राजनीतिज्ञों और हमारे प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आऊंगी आपके पास। दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, उरी की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तानियों ने किस तरह से पीठ पीछे वार किया और किस तरह से उरी को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने उरी पर भी हमला किया था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तबाही का मंजर। हालांकि सैनिकों की टीम यहां पर मुस्तैद है। लगातार लोकलाइट्स को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका कितना शांत है। आपको एक चिड़िया भी यहां पर नजर नहीं आ रही होगी। उरी की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा है और लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट आप देख सकते हैं। बॉर्डर से लगे शहरों पर, बॉर्डर से लगे गांवों पर देखिए पाकिस्तान किस तरह से लगातार हमला कर रहा है। तो उरी की तस्वीरें आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस नापाक देश पाकिस्तान ने हमला किया। हालांकि इसका बराबर जवाब मिल रहा है। पूरे इलाके में सन्नाटा है। लोकलाइट्स को यहां से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार सैनिकों की टीम यहां पर भी मुस्तैद है और पाकिस्तान की एक एक हरकत का बकायदा हिसाब किताब से जवाब दिया जा रहा है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल। भोपाल वासियों में गुस्सा है, भोपाल वासियों में आक्रोश है पाकिस्तान की ओर से जो नापाक हरकत की जा रही है। सूरज, क्या कुछ कहना है इनका? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी उससे कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। और शायद यही कारण है कि जोश यहाँ पर हाई नजर आ रहा है। आप देखिए हाथों में तिरंगा लेकर खासतौर से जो यहाँ भोपाल वासी हैं वो खासतौर से यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से वंदे भारत, वंदे मातरम और हाउस हाउस जो जोश आई है बहुत। पहले पाकिस्तान से मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे और हमने वही करा है। घर में घुसकर मारा है, अंदर घुस के बिल्कुल मारा है और आगे चल के भी हम यही करेंगे। अगर जैसा आएगा वैसा ही पाएंगे। हाथों में तिरंगा है। जिस तरीके से रात को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, कई मिसाइल ड्रोन को नष्ट कर दिया है। कराची, इस्लामाबाद, घर घर घुसकर मारा है। हमारी सेना वहाँ पूरा संघर्ष कर रही है, उनको नस्तो नाबूद कर रही है। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हमारा भारतीय होने के नाते ये फर्ज तो बनता है। मोदी जी ने कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अब आप देख लीजिए मिशन सिंदूर से आतंकवाद का खात्मा होगा। पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म। पाकिस्तान को लाल कर दिया कल हमने। ये हमारी भारतीय सेना पे हमको गर्व है और नरेंद्र मोदी जी को बधाई, भारतीय सरकार को बधाई। पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जिस प्रकार का कायराना हमला किया गया था उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अभी तो ये सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को मिटाने का कार्य हमारी सेना कर रही है। अगर पाकिस्तान चेता नहीं और हमारी रहवासी पे अगर उसने किसी प्रकार का हमला किया तो पाकिस्तान का नक्शा, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा। पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी, ये भी आने वाले बच्चों को बताना पड़ेगा कि कोई छोटा मोटा देश हुआ करता था। आप सब भी तैयार हैं लड़ाई के लिए? अगर इस प्रकार की नौबत आती है तो हम सब बॉर्डर पे जाने के लिए भी तैयार हैं और जैसा भी हमारी सरकार हम लोगों को डायरेक्शन देगी उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। भारत माता की में देश का तिरंगा है और ये वो टैंक है जो खास तौर से प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर रखा गया है। लेकिन यही भारतीय सेना की ताकत है। और देखिए सुदर्शन चक्र वो सुदर्शन है जो खास तौर से हमने देखा है ट्रेड, जो हमारी एंटी एयर डिफेंस मिसाइल थी, जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो ड्रोन है उनको निस्तनाबूद किया। और यही भारत की ताकत है, इन टैंकर और वो फोर्स के जरिए ही भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और शायद यही कारण है कि इस इलाके में आकर जो खासतौर से भोपाल वासी हैं वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं कि कैसे हमने
पाक की नापाक हरकत को तोड़ दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर लगातार भारत सरकार कह रही है, कोई छेड़ेगा तो हम उसे बिल्कुल छोड़ेंगे सूरज, नहीं। आप बने रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। भारत पाक तनाव के बीच मध्य प्रदेश में बड़ा आदेश। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। आज डीजीपी सभी एसपी के साथ बैठक करने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के एसपी के साथ डीजीपी बैठक करने वाले हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए गाइडलाइन भी तय की जाएगी। मॉक ड्रिल के बाद पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है। तो पीएचक्यू ने सभी एसपी को अलर्ट रहने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो मध्य प्रदेश से एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए कैंसिल कर दी गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बंसल न्यूज पर लगातार अपडेट जारी है। तमिलनाडु की गोद में बसी एक ऐसी रहस्यमय पहाड़ी जिसे लोग मौत की पहाड़ी कहते हैं। जी हां, ये है कोल्ली हिल्स, यानी वो रास्ता जहां हर 200 मीटर बाद आपका सामना होता है एक खतरनाक हेयरपिन मोड़ से। 70 हेयरपिन बैंड्स लगातार एक के बाद एक, इतने तीखे मोड़ कि एक पल की चूक भी सीधे खाई की ओर ले जा सकती है। कोली हिल्स रोड को भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है। कहते हैं इस घातक रास्ते का निर्माण ब्रिटिश शासन में हुआ था ताकि पहाड़ियों के बीच बसे हिल स्टेशंस तक पहुंचा जा सके। लेकिन आज ये सड़क रोमांच के शौकीनों के लिए एक एडवेंचर डेस्टिनेशन बन चुकी है। पहले 25 मोड़ों तक तो रास्ता ठीक है, लेकिन उसके बाद खतरनाक गड्ढे, संकरी लेन और झाड़ियों से ढके कोने जहां एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी पास हो सकती है। लेकिन हर खतरे के पार है शांति और सौंदर्य का अद्भुत संगम। यहाँ के जलप्रपात और शिव मंदिर पर्यटकों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की शांत वादियों में बसा है एक चमत्कारी धाम, छोटा कैलाश। जी हां, भीमताल के पास पिनरो गांव की ऊंची पहाड़ियों पर है भोलेनाथ का ये दिव्य मंदिर, जहां हर साल सावन और महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कहते हैं शिव पार्वती विवाह के बाद महादेव ने यहीं विश्राम किया था। कुछ मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि यहीं बैठकर शिव ने राम रावण युद्ध देखा था। भक्त दो अलग अलग रास्तों से तय करते हैं ये 35 से 40 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा और फिर 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। लेकिन ऊपर पहुंचते ही हर थकान, हर चिंता दूर हो जाती है। खुले आसमान के नीचे विराजमान शिवलिंग और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य सिर्फ आंखों को ही नहीं, आत्मा को भी गहन शांति से भर देता है। यहां से दिखाई देता है हल्द्वानी शहर का अद्भुत नजारा, जहां महसूस होती है शिव